देखो, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन, यानी कि पाचन की क्रिया, कार्य की, ठीक है, कि पाचन कार्य कैसे करता है। देखो, तो इसकी 5 स्टेप है, 5 जो है चरण में कहता है। पहला होता है अंतर्ग्रहण यानी कि इंजेशन, दूसरा पाचन यानी डाइजेशन, तीसरा होता है अवशोषण जिसको हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं, चौथा होता है स्वांगीकरण जिसको हम लोग एसिमिलेशन कहते हैं, और पांचवा होता है मलत्याग यानी कि इजेशन। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं होता क्या क्या इसमें। देखो, तो इंजेशन की बात करें तो यहाँ पे हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, ये आपके पास में रोटी थी और आपने एक ही बार में पूरी एक रोटी खा गई, ऐसा होगा? नहीं होगा, ठीक है। तो इसको तोड़ा जाएगा, मतलब जैसे ही खाओगे बाइट, लेकिन बड़ा बाइट ही खाओगे तो इसको फिर दांतों वगैरह से चबाया वगैरह जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको भोजन को ग्रहण करने को हम लोग कहते हैं अंतर्ग्रहण, ठीक है। फिर क्या होता है, इसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जाता है, ठीक है। जब इसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ा जाएगा तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेशन यानी कि पाचन। तीसरा हम लोग बात करते हैं, अब ये खाना टूट चुका है तो हमको वैसी भी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमको किसकी ज़रूरत होती है, पोषक पदार्थों की। क्लियर है? तो ये जो भोजन को तोड़ा है हम लोगों ने, इसमें से जो पोषक पदार्थ है उसको क्या कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं अवशोषण, ठीक है। अब ये कहाँ होता है, ये तो पेट में होता है, क्लियर है। लेकिन जो प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वगैरह बना, इनसे क्या हमको एनर्जी मिलेंगी। अब लेकिन ये जो एनर्जी है, अब सिर्फ पेट को तो ज़रूरत नहीं है, हाथ को भी ज़रूरत है, पैर को भी ज़रूरत है, तो पूरी बॉडी में पहुंचाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अवशोषित पदार्थ होता है उसको ऊतकों में पहुंचाते हैं विभिन्न क्रियाओं के द्वारा, इस विभिन्न क्रियाओं के उपयोग के लिए। तो उस प्रोसेस को कहते हैं स्वांगीकरण या फिर क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। समझ में आया क्या होता है कि हम लोग बात कर रहे हैं एसिमिलेशन। ये होता है कि पेट में जो है ये प्रोटीन लिपिड कार्बोहाइड्रेट बन गया, अब इसको मेरे को पैर पे पहुंचाना है, हाथ पे पहुंचाना है, ब्रेन में पहुंचाना है। तो ये किस प्रोसेस के द्वारा होगा, एसिमिलेशन के द्वारा। क्लियर है? और जो लास्ट प्रोसेस होती है, अब अवशोषित पदार्थ जो अवशोषित कर लिए गए हैं, शरीर से शरीर के हर एक भाग में पहुंचा दिए गए हैं, तो जो अवशिष्ट पदार्थ रहता है जिसको मल कहा जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं मल त्याग, यानी इस अवशिष्ट पदार्थ को शरीर से क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और इसी तरह ये डाइजेशन की प्रोसेस जो है काम करती है, यानी कि पाचन की प्रोसेस काम करती है, ठीक है। चलो, इसके बाद हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड, कि भोजन का पाचन कैसे होता है। तो एक तो होता है यांत्रिक पाचन के द्वारा, दूसरा होता है रासायनिक पाचन के द्वारा। यांत्रिक पाचन क्या होगा, यांत्रिक क्या होता है, यानी कि मैकेनिकल, फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा आपने, फिजिक्स वाले स्टूडेंट हो। क्या होता है यांत्रिक, यानी कि किसी बल के द्वारा, किसी प्रेशर के द्वारा किसी चीज़ को तोड़ना। और रासायनिक का मतलब किसी रसायन के द्वारा तोड़ना, ठीक है, यानी कि केमिकल के द्वारा तोड़ना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में, तो यहाँ पे 3 चीज़ आएंगी। पहले तो बक्कल कैविटी, दूसरा स्टमक और तीसरा इंटेस्टाइन। बक्कल कैविटी यानी यहाँ से हम लोग बक बक करते हैं, यानी कि मुंह चलाते हैं, दूसरा स्टमक, और तीसरा क्या होता है, इंटेस्टाइन, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि थोड़ी बायो पढ़ लेना चाहिए, तभी बोलना चाहिए। अभी मैंने देखा ना, स्पेशली मॉडर्न गर्ल्स, अब वो नहीं बोलते ना कि मेरा पेट दर्द दे रहा। कभी देखना किसी पूछो हुए, पहले के लोग बोलते थे पेट दर्द है, बोलो मेरा स्टमक पेन कर रहा है, और हाथ इधर लगाते हैं नीचे साइड, मेरा स्टमक पेन कर रहा है, जबकि स्टमक होता ऊपर है, और हाथ नीचे लगाते हैं। तो है बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे बॉलीवुड में, आपने गाना सुना होगा, दिल धक धक करता है। एग्जाम में लगा दूंगे तो गलत हो जाएगा, दिल धक धक नहीं करता है, लब डब करता है। तो है क्या, एहसास तो बहुत कुछ होता है, पर एहसास के भरोसे तो नीट नहीं निकाला जा सकता ना। अगर एहसास के भरोसे, तो तुम लोगों को ये भी एहसास होता है कि तुम नीट का एग्ज़ाम निकाल चुके हो, डॉक्टर बन ही गए हो, हाथ में जो है सीजर वगैरह आई गए हैं, ऑपरेशन कर ही रहे हो। तो एहसास होने से थोड़ी कि दूसरे दिन किसी का ऑपरेशन कर डालूंगे। एक और गाना है, गुलाबी आंखें जो मैंने तेरी देखी,
मेरे को ये समझ में आ, गुलाबी आँखें ऐसी कौन सी लड़की आ गई जिसकी गुलाबी आँख है? मैंने आज तक के नहीं देखी गुलाबी आँख वाली लड़की। सबकी ब्लैक ही होती है और थोड़ी सी ब्राउन टाइप से होती है। और अगर हाँ ब्राउन है तो ये समझ जाओ कि वो जो है इंसान नहीं है ना? हो सकती है दूसरे प्राणी की ब्राउन भी आँख हो सकती है, उसने किसी दूसरे प्राणी को देख लिया हो, ये भी हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो सबसे पहले तो बिना बकबक किए बक्कल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है ये देखते हैं। तो डाइजेशन इन बक्कल कैविटी, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे जो भोजन है कितनी देर रुकेगा? 15 से 18 सेकंड या, और कुछ लोग तो इससे कम भी, जैसे ही मुंह में डालता ख़त्म और सीधे वो अंदर। कई बार तो इतने जल्दी में रहते हैं कि जो है उसको चबाते भी नहीं हैं। हाँ मम्मी गुलाब जामुन लिया, चबाया भी नहीं, सीधे अंदर, हाँ एक और दो। या कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ तो 1 सेकंड में भी बाहर निकाल लेते हैं और वो अंदर नहीं, गले के नीचे नहीं, मतलब इधर बाहर। पता लग रहा है आप गए भैया गुलाब जामुन दो, आपने जल्दी से मुंह में डाली, फिर पता चला आपको डालने के बाद कि वो गर्म है, फिर उसको जो है निकाल देते हो, फिर आपको पता रहता है गर्म हो गई, फिर आपको लगता है कि फिर ठंडी हो गई, फिर डाल देते हो। क्यों गायत्री जी, आपने तो कई बार किया होंगे ऐसा। चलो तो हम लोग बात करते हैं यांत्रिक पाचन और रासायनिक पाचन। तो यांत्रिक पाचन की बात करें तो भोजन को चबाने और निगलने की क्रिया को क्या कहते हैं? मैकेनिकल। देखो चबाने और निगलने में प्रेशर लगेगा ना, बल लगेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे यांत्रिक पाचन। रासायनिक पाचन की बात करें तो मुंह में लार होती है, तो लार की मदद से दांत और जीभ भोजन को अच्छी तरह चबाने एवं पीसने का कार्य करते हैं। तो ये याद रखना, लार खाने में मिल जाती है और फिर वो क्या करती है? भोजन को चबाने और पीसने में मदद करती है। लार का श्लेष्म में यानी कि म्यूकस, ठीक है, भोजन कणों को चिपकाने एवं बोलस में रूपांतरित करता है। देखो ये लार की वजह से कई बार आपने देखा होगा ना, भोजन चिपक जाता है, दांतों में चिपक जाता है या ऐसा ऊपर, ये क्या होता है? तालू। तो ये तालू में जो है चिपक जाता है, तो यहाँ पे ये इसकी वजह से होता है, श्लेष्म यानी म्यूकस की वजह से, और ये बोलस में रूपांतरित हो जाता है। बोलस क्या होता है? उस दिन बताया था मैंने। बोलस यानी खाना खाने के बाद दांतों में कुछ तो अटक जाता है, जो वाइट कलर का आपको, हाँ गोल गोल गुट्ठी का आपको देखने को मिलेंगी, जिसको आप उंगलियों से निकालते हो पार्ले जी खाने के बाद। हाँ पार्ले जी बिस्किट खाते हो फिर उसको उंगलियों से निकालते हो, तो वो वही होता है कि वो बोलस में रूपांतरित हो गया, फिर उसको उंगली से निकालते हो फिर से खा लेते हो उसको। क्या अच्छी नहीं किया? खाते ही आज भी खाते होंगे तुम लोग। जिसने जो भी पार्ले जी खाता है मजबूरी में उसके साथ ऐसा ही होता है। पर हाँ अभी वो कौन सी चॉकलेट, मेलोडी वगैरह, फिर एक्लेयर से, फिर उसको खाते हो, फिर वो अटक जाती है, फिर क्या करते हो? जीभ से कोशिश करते हो, फिर निकलती नहीं है, फिर आप ऐसे देखते हो इधर उधर तो कोई नहीं है, फिर ऐसे उंगली डालते हो, फिर निकाल लेते हो, फिर उसको क्या फेंकते हो तुम लोग? खाते हो तुम लोग? चलो नेक्स्ट देखते हैं, लार। क्या सही बात है ना, पैसे दे के लेते हैं ना, कैसे फेंक दे। देखो लार यानी इसको सलाइवा भी कहते हैं। तो प्रतिदिन जो है 100 से लेके 1500, 1000 अच्छा जागे हुए हो, तो 1000 से 1500 ml स्त्रावित होती है। हल्की अम्लीय होती है। तो हम लोग बात करते हैं पीएच कितना होता है? 6.9, ठीक है। पीएच मीटर पता है क्या होता है? 1 से पता ही नहीं, 14 तक, और 1 से 7 तक के अम्लीय, और यहाँ पे 7 से लेके 14 तक के बेसिक यानी कि क्षारीय। क्लियर है? तो ये कैसा है? अम्लीय है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं लगभग 98% यहाँ पे जो है जल होता है लार में। इसके बाद बात करते हैं 0.5 से लेके 1.5 ठोस अवशेष इसमें बचा रहता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं, इसलिए ये लार भी बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हम लोग बात करते हैं, एनसीईआरटी ने इतनी दी है, बाकी फिर मैंने अलग से लिखी है। Na यानी कि K+, Cl-, HCO3-,
क्या होता है? चलो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट हो तुम लोग, देख लेना क्या है। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है कि ये इतने इलेक्ट्रोलाइट पाए जाते हैं। मेरे साथ बाइकार्बोनेट होंगे शायद, ट्राइकार्बोनेट ये हो सकता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एंजाइम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि एंजाइम कौन सा पाया जाता है? एमाइलेज या तो फिर टाइलिन या तो फिर लाइसोजाइम। ये जो है ये पाया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट टाइलिन कई बार पूछा है, इसके अलावा इसमें लाइसोजाइम भी होता है, तो इसको एमाइलेज या टाइलिन दोनों कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? तो याद रखना लार्म एंजाइम कौन सा? एमाइलेज या फिर टाइलिन। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जब खाना हम लोग खाते हैं तो मुंह में जो है जो खाने के साथ कार्बोहाइड्रेट रहता है, तो ये याद रखना 30% कार्बोहाइड्रेट का यहीं पर डाइजेशन हो जाता है। कहाँ पे? मुंह के ही अंदर, जल अपघटित के द्वारा। लार आती है ना, तो लार के द्वारा जो है जल अपघटित के द्वारा जो है 30% स्टार्च का डाइजेशन यहीं हो जाता है। एंजाइम कौन सा काम करेगा? एमाइलेज या तो टाइलिन, अभी पढ़ा कितने पीएच पे? 6.8 पे। यहाँ पे कैल्शियम और जो है क्लोरीन की उपस्थिति में, ठीक है, क्लोरीन ही है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट किस में कन्वर्ट करेगा? माल्टोज में। ये याद रखना, कार्बोहाइड्रेट को किस में परिवर्तित कर देगा? ये माल्टोज में, जो एक प्रकार से द्विशर्करा होती है, यानी कि डाइसैकेराइड। क्लियर है? लाइसोजाइम का काम क्या है? तो जीवाणु को संक्रमण से रोकता, जीवाणु के संक्रमण से को रोकता है। इसके बाद निगलने की क्रिया द्वारा बोलस समझ गए? ग्रसनी के रास्ते में स्वचालित होती है। ग्रसनी यानी कि ये मुंह है, फिर उसके बाद गला स्टार्ट होता है, तो वहाँ पे ग्रसनी होती है। तो बोलस के संपर्क में ग्रसनी की दीवार अभिग्राही उद्दीपित हो जाती है, यानी एक्सेप्टर जो खाने को या बोलस को लेंगे वो अभिग्राही एक्सेप्टर यानी उद्दीपित हो जाते हैं, यानी कि स्टिमुलेट हो जाते हैं। और जैसे ये स्टिमुलेट होंगे तो यहाँ पे ये मस्तिष्क के मेडुला पता है एक ब्रेन का पार्ट होता है, तो मस्तिष्क के मेडुला में स्थित निगरण केंद्र को भेजते हैं। एक होता है ब्रेन में निगरण केंद्र, ठीक है, जो खाने को डाइजेस्ट कराने में मदद, मतलब आप एंजाइम तो रिलीज करने पड़ेंगे ना, तो ये कैसे पता चलेगा? हमेशा तो कर नहीं सकते। तो जैसे ही बोलस यहाँ पे आया तो इसने ब्रेन को सिग्नल दिए, ब्रेन के मेडुला वाले पार्ट को, जहाँ पे निगरण केंद्र होता है, और इससे उत्पन्न प्रेरक आवेश, इस पे फिर इससे जो है उत्पन्न प्रेरक होते हैं या सिग्नल जाते हैं, जो कोमल तालु तथा अलिजिहा यानी उल्वा ऊपर उठकर ग्रसिका मार्गों को बंद कर देते हैं। क्लियर है? जिससे होता क्या है? तालु पता है? कोमल तालु, देखो इधर तो हार्ड वाला है सामने, पीछे क्या है? कोमल तालु, ठीक है। और जो है उल्वा यानी वो कौवा, वो होता है, तो वो क्या करता है? ऊपर उठते हैं और नसिका मार्गों को बंद कर देते हैं। याद रखना, जब खाना जाता है, जब ऑक्सीजन मतलब जब हवा नहीं जाती है, जब हवा जाती है, जब खाना नहीं जाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्ग बताए थे मैंने गले में, एक हवा का और एक खाने का। तो जब खाना जाएगा, जब हवा वाला मार्ग बंद हो जाएगा। क्लियर है? और जब हवा आएंगी तब खाना वाला मार्ग बंद हो जाता है, दोनों एक साथ नहीं होता है। तो जैसे यहाँ पे पता चला तो ये इन्होंने सिग्नल दिए, और ये जो है कोमल तालु और जो है अलिजिहा जो है उल्वा जो है वो ऊपर उठता है और नसिका मार्गों को क्या कर देते हैं? बंद, मतलब कि हवा वहाँ से नहीं आएंगी। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जिसकी वजह से यूस्टेशियन ट्यूब खुल जाती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन आता है। कौन सी नली होती है? यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये लैरिंग्स आगे की ओर बढ़ता है, जिससे इपिग्लोटिस पीछे तथा नीचे खिसककर स्वर कोश को ढक देता है, ठीक है। वो जो स्वर कोश बताया था ना मैंने यहाँ पे, अरे घाटी ढप्पन, इपिग्लोटिस, ये क्या करता है? ये पीछे खिसकर जो है स्वर कोश को ढक देता है। स्वर कोश क्या होता है? वॉइस बॉक्स या ट्रैकिया, ठीक है, जहाँ से आवाज़ निकलती, तो उसको ये बंद कर देता है, उसको ढक देता है, ठीक है, जिसकी वजह से भोजन जो है ग्रास नली में पहुंच जाता है। मतलब कि कुल मिला के ये बताया है कि जो भोजन है वो फेफड़े वेफड़े में ना घुस जाए, मतलब वो हवा वाले पार्ट में ना चले जाए वाले मार्ग में, तो उसको क्या कर देते हैं? ये बंद कर देते हैं। क्लियर है? नहीं तो उसमें आए तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे कई बार नाक से खाना बाहर आ जाता है तो वो दिक्कत हो जाती है। फेफड़े वेफड़े में जाए तो फिर तो बहुत ही दिक्कत हो जाएंगी, पर ऐसा होता है नहीं, क्योंकि मैकेनिज्म ही ऐसा होता है कि ये बंद कर देते हैं उस रास्ते को, ठीक है। कभी बहुत जल्दी किया भी तो नाक से ही बाहर आएगा। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो भोजन जो है ग्रास नली में पहुंच जाता है,
इसके बाद दीवार में जो है क्रमानुकुंचन गति होंगी, जो ग्रास नली की दीवार है वहाँ पे कैसी गति होंगी, क्रमानुकुंचन। बता चुका हूँ मैं कैसे, स्टेप बाय स्टेप। पहले भोजन यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। क्लियर है। भोजन पिंड यानी कि बोलस लगभग 4 से 5 सेकंड जो है यहाँ पे लगते हैं इसको, और आमाशय में फिर ये क्या हो जाता है, पहुँच जाता है। क्लियर है, समझ में आया। ग्रास नली में पहुँचते हैं, फिर क्रमानुकुंचन करते हैं, और वहाँ से बोलस को पहुँचते पहुँचते 4 से 5 सेकंड लग जाते हैं, और फिर ये आमाशय में पहुँच जाता है। और आमाशय में जो है एक गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंचर होता है, ठीक है, जो भोजन को आमाशय में प्रवेश को क्या करता है, नियंत्रित करता है। देखो तो यहाँ से तो छोटी हाथ बड़ी हाथ स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ से अभी तक के हम लोग ये पढ़ते आए, ये क्या पढ़ा, ये ग्रास नली है, ठीक है, ये ग्रास नली है, यहाँ भोजन आ गया था। अब यहाँ से आते आते इसको कितने 4 से 5 सेकंड लग जाएंगे, फिर कहाँ आ जाएंगे, आमाशय में। लेकिन कितना आना है, कब आना है, कब नहीं आना है, तो यहाँ पे भी एक स्पिंचर रहेगा। क्लियर है, जिसको हम लोग कहेंगे गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंचर, यानी गैस्ट्रो का मतलब आमाशय, तो आमाशय और ये जो एसोफेगल है, ठीक है, ये एसोफेगल यानी कि ग्रास नली के बीच में जो होगा उसको हम लोग कहेंगे गैस्ट्रो एसोफेगल स्पिंचर। क्लियर है, जो भोजन के आमाशय में प्रवेश को क्या करता है, नियंत्रित करता है कि कितना जाना और कितना नहीं जाना। क्लियर है, तो यहाँ से आपको ये याद रखना है, एसोफेगल स्पिंचर है, पेरिस्टैटिक मूवमेंट हो रहा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, एक बताया मैंने आपको यूस्टेशियन ट्यूब, ये आपको याद रखना है, और बाकी तो फिर ये बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये तो आपको याद ही रखना है, टाइलिन वगैरह। इसके बाद हम लोग बात करते हैं आमाशय में पाचन, ठीक है। तो आमाशय में पाचन की बात करें तो डाइजेशन इन स्टमक, तो यहाँ पे जो भोजन है कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा भोजन मतलब अभी तक के जितना पड़ा उसमें से सबसे ज़्यादा भोजन यहाँ रुकेगा। कितना, 4 से लेके 5 घंटे तक के भोजन यहाँ पे रुकता है। कहाँ पे, स्टमक में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए ये 4 से 5 घंटे ये रुकता है, इसलिए कभी डाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम आए तो वो यहीं आती है अपने स्टमक वगैरह में। कभी गैस की प्रॉब्लम आई, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, इसको डाइजेस्ट करने के लिए एसिड रिलीज़ करता है, अभी आगे देखेंगे हम लोग। लेकिन कई बार हम लोग जो है चाय वाय पी के या कुछ भी ऐसी चीज़ खा के वहाँ पे उसके एसिड नेचर को बेसिक बना देते हैं, जिसकी वजह से खाना डाइजेस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यांत्रिक पाचन की बात करते हैं, तो आपको समझ में आई गई, यांत्रिक पाचन यानी कि बल के द्वारा। तो आमाशय की दीवार में भी क्रमानुकुंचन गतियाँ होती है, जिसके कारण क्या होता है, जठर जूस जो है वो भोजन में मिल जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है आमाशय में, तो वहाँ से जठर रस निकलता है, यानी गैस्ट्रिक जूस निकलता है, और कहाँ मिल जाता है, भोजन में। जो आपका बोलस था, अभी तक के क्या बना था, खाने के पहले तोड़ा था तो क्या बन गया था, बोलस। अब ये बोलस जो है पतली लुगदी में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इस अम्लीय लुगदी किसकी वजह से होता है, वो अम्ल की वजह से, इसलिए ये जो है अम्लीय लुगदी को हम लोग कहते हैं काइम। क्लियर है, तो कभी क्वेश्चन आए तो ये याद रखना, पहले तो होता है भोजन, ठीक है, फिर बनता है ये बोलस, और फिर बोलस से क्या बनता है, ये काइम। क्लियर है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं काइम बनने के बाद में, तो आमाशय की इन गतियों को जो है मंथन गतियाँ कहते हैं, मतलब काइम कहते हैं, मतलब काइम बनने के बाद में जो गति होती है, तो आमाशय की इन गतियों को क्या कहते हैं, मंथन गतियाँ, यानी कि चार्मिंग मूवमेंट कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फिर केमिकल की बात करते हैं, तो यहाँ पे जठर ग्रंथि होती है, जहाँ से गैस्ट्रीन हार्मोन रिलीज होता है। तो ये याद रखना, जठर ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होगा, गैस्ट्रीन। ये रुधिर में मुक्त हो जाएगा, यानी कि ब्लड में मिल जाएगा, रिलीज हो जाएगा, और यह हार्मोन आमाशयी गतियों एवं जठर रस के स्त्रावन को क्या करता है, प्रेरण एवं नियमन करता है। यानी कि ये जो हार्मोन रिलीज होगा, तो ये आमाशय की में जो गति होंगी भोजन की, और जो जठर रस स्त्रावित होगा, तो वो कितना स्त्रावित होगा, कितना नहीं होगा, कब होगा, कब नहीं होगा, वो ये कौन सा हार्मोन देखता है, गैस्ट्रिन हार्मोन। आमाशय की श्लेष्मिका के संयोजी ऊतक में जो है मास्ट सेल पाई जाती है, ये आपको याद रखना है, मास्ट सेल। ये क्या करती है, हिस्टामिन को स्त्रावित करती है, जो क्या करता है, जठर रस इसके स्त्रावन को प्रेरित करता है। तो 2 हार्मोन आपको यहाँ पे याद रखना है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं।
इसके बाद ये कोशिका मोस्ट इंपॉर्टेंट, अभी पीएनएसटी में भी क्वेश्चन आया था और नीट में भी आया था। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं आमाशय की जो म्यूकोसा है। समझ में आ गया म्यूकोसा क्या है? जो हम लोगों ने बोला था, हम लोगों ने काट के देखा था 4 लेयर थी, तो ये उसकी एक लेयर है। कौन सी लेयर है म्यूकोसा? चौथी लेयर। तो आमाशय की ये जो म्यूकोसा लेयर है वहाँ पे पाई जाती है जठर ग्रंथि। ठीक है, तो वहाँ पे 3 प्रकार की कोशिका होती है जो बिल्कुल नहीं भूलना है। पहला तो म्यूकस नेक सेल यानी कि श्लेष्मा ग्रीवा कोशिका है। तो ये क्या करती है? म्यूकस स्रावित करती है। इसके बाद में पेप्टिक या फिर मुख्य कोशिका, इसलिए याद रखना कि इंग्लिश में ही याद रखना सेल के नाम, हिंदी में अलग अलग हो सकते हैं, इंग्लिश में एक ही नाम होता है, पेप्टिक यानी कि पेप्टिक। ठीक है, तो ये जो पेप्टिक सेल है ये क्या बनाती है? प्रो एंजाइम। कौन सा? पेप्सिनोजेन। ठीक है, स्रावित करती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो नेक्स्ट कोशिका है, नेक्स्ट कोशिका कौन सी है? ऑक्जेंटिक सेल। क्लियर है? इसको पैराइटल यानी कि भित्ति या फिर कहते हैं ऑक्जेंटिक सेल। तो ये क्या करती है? HCl को स्रावित करती है, क्योंकि खाने को डाइजेस्ट करने के लिए HCl का रिलीज होना बहुत ज़रूरी है। अब बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन में ये डाउट आता, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं सर HCl से तो जो है चेहरा भी जल जाता है। कभी मूवी नहीं देखी आप लोगों ने? इतना शॉकिंग, मतलब क्या किस दुनिया में जी रहे हो आप? HCl से कुछ भी जल जाता है। आप हाथ पे रखोगे आपका हाथ जल जाएगा पूरा, रुमाल पे डालोगे रुमाल जल जाएगा। तो ये हमारे जब पेट में रिलीज होता है तो क्या पेट नहीं जलता है? तो नहीं जलता है। क्यों नहीं जलता है? तो पहली बात तो ये जो है ऐसा मैकेनिज्म होता है, आगे हम लोग देखेंगे भी, कि ये हमेशा रिलीज़ नहीं होता है। जब खाना डाइजेस्ट करना होता है तभी रिलीज़ होता है और इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्लियर है? वो आगे हम लोग देखेंगे। इसके बाद नेच कारक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीएनएसटी में क्वेश्चन आया था यहाँ से, कि यहाँ पे जो नेच कारक है यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर है, ये विटामिन B12 के अवशोषण के लिए क्या होता है? आवश्यक होता है। अगर खाने में B12 है, विटामिन B12 है, तो उसके अवशोषण के लिए आपको क्या लगेगा? नेच कारक यानी कि इंट्रिंसिक फैक्टर, जो कहाँ पाया जाता है? ऑक्जेंटिक सेल में। किसके ऑक्जेंटिक सेल में? जठर ग्रंथि की। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? आमाशय में। क्लियर है? तो ये याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जठर रस के बारे में। चलो, तो जठर रस देख लेते हैं। यानी कि गैस्ट्रिक जूस 1 से लेके 1.5 लीटर प्रतिदिन ये स्रावित होती है। भोजन से भरे आमाशय का पीएच कितना होगा? 1.5 से लेके 2.5। वैसे कितना होगा यहाँ पे? भोजन से भरे और विदाउट भोजन का पीएच यहाँ पे होगा 0.9 से लेकर 1.5। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पे म्यूसिन, देखो जठर रस में आप क्या होंगे? हार्मोन, सॉरी अपना एंजाइम निकलेंगे, मतलब जूस है तो मतलब कुछ केमिकल निकलेंगे। तो कौन कौन से केमिकल निकलेंगे वो देखेंगे और क्या क्या करेंगे ये। तो यहाँ से रिलीज होगा म्यूसिन। ठीक है, अब ऊपर वाला ये पढ़ लो, यहाँ से क्वेश्चन आया था। म्यूसिन के साथ कौन मिल जाएगा? बाइकार्बोनेट। और मिल के क्या करेगा? तो श्लेष्म उपकला स्तर का स्नेहक और अत्यधिक सांद्रित कर देता है, जिसकी वजह से HCl से बचाव होता है। बोल रहे थे ना HCl से जल जाता है। तो ये कैसे होता है? ये म्यूसिन बाइकार्बोनेट के साथ में मिलकर श्लेष्म उपकला, श्लेष्म यानी म्यूकस, उपकला यानी ऊपर की लेयर, ऊपर की लेयर का स्नेहक, स्नेहक यानी क्या होता है? लुब्रिकेंट। स्नेहक यानी कि ग्लिसरीन लगाते हो, तो स्नेहक का काम करता है। ठीक है, सॉफ्टनेस का काम। क्लियर है? तो वहाँ पे भी ये क्या करता है? स्नेहक और अत्यधिक सांद्रित कर देता है। सांद्रित का मतलब कॉन्सेंट्रेशन, और गाढ़ा कर देता है। तो ये जितना गाढ़ा हो जाएगा तो HCl काम नहीं कर पाएगा। क्लियर है? मतलब वो उससे बच जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जो प्रोटीन है, प्रोटीन अपघटक एंजाइम से सुरक्षित करता है। ठीक है, म्यूसिन का काम क्या है? प्रोटीन अपघटक एंजाइम से सुरक्षा करना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं HCl का काम क्या है? जीवाणुओं को नष्ट करना। पेप्सिनोजेन की बात करते हैं, एक इसमें अभी पढ़ा था ना अपन ने, प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन। तो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजेन जो है यहाँ पे होता तो है, लेकिन ये कैसा होता है? इनएक्टिव होता है, यानी कि निष्क्रिय होता है, ये काम नहीं करेगा। लेकिन जैसे यहाँ पे HCl आ जाएगा तो ये हो जाएगा एक्टिव, और किस में परिवर्तित हो जाएगा? ये पेप्सिन में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना। पेप्सिन का काम क्या है?
प्रोटीन अपघट्य एंजाइम है ये, यानी प्रोटीन को तोड़ने का काम किसका है? पेप्सिन का। HCl क्या करता है? तो ये पेप्सिनोजन होगा, पेप्सिनोजन के लिए उचित अम्लीय माध्यम तैयार करता है 1.8 का, ताकि वो अच्छे से काम कर सके। ठीक है, तो जैसे ही वो अच्छे से काम करेगा तो पेप्सिनोजन किस में परिवर्तित हो जाएगा? पेप्सिन में। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं प्रोटीन। देखो जो पेप्सिन बन गया था, पेप्सिन ने ये पेप्सिन ने क्या किया? प्रोटीन अपघट्य एंजाइम है, तो पेप्सिन टूट के किस में परिवर्तित होगा? प्रोटीन में। मतलब जैसे ये प्रोटीन अपघट्य एंजाइम यानी कि प्रोटीन बन जाएगा खाने को तोड़ के। तो ये जो प्रोटीन बन गया, तो अब यहाँ पे पेप्सिन काम करेगा और इस प्रोटीन को किस में तोड़ देगा? प्रोटियोसेस और पेप्टोन्स में। क्लियर है? क्योंकि पेप्सिन एंजाइम तो बन गया, अब प्रोटीन को ये तोड़ देगा किस में? प्रोटियोसेस में और पेप्टोन्स में। तो ये क्वेश्चन याद रखना है कि जो है पेप्सिन का काम क्या है और प्रोटीन को किस में तोड़ता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चलो, तो हम लोग देखते हैं रेनिन। रेनिन की बात करें तो ये नवजात में पाया जाता है। नवजात है नहीं जाती, नहीं, शिशु, छोटा बच्चा। छोटा बच्चा। कितना बच्चा? छोटा से। छोटा इत्तू सा? नहीं, कितना। कितना? कैसा बोलेंगे? कैसा बोलेंगे? नवजात का मतलब क्या है? जिसने नया शिशु जन्म तुरंत पैदा, अभी तुरंत उसी को बोलेंगे। मतलब किसी को आधा एक घंटा हो गया तो उसको नवजात नहीं बोल सकते। नवजात हाँ, मतलब जो 1 से 5 साल के। हाँ, बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो नवजात, हाँ 5-6 साल। ठीक है, तो जो नवजात शिशु है, अरे साल नहीं महीने। हाँ, वही तो मैं बोल रही हूँ। हाँ, साल कितने हो जाएंगे? हाँ साल तो कितने हो जाएंगे, वही तो मैं बोल रहा हूँ, साल तो कितने हो जाएंगे। देखो, तो जो 1 साल से अंदर बोल सकते हैं हम लोग। तो जो नवजात शिशु है, यहाँ पे रेनिन जो है इनमें जो है 4 pH पे कार्य करता है और वयस्कों में ये स्त्रावित नहीं होता। ये याद रखना, हमारे अंदर ये नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा? नवजात शिशु में। काम क्या करता है? तो ये रेनिन का काम होता है दूध को जो है डाइजेशन करना। ठीक है, तो दूध का ये स्कंदन करता है, कोगुलेशन करता है और आमाशय से शीघ्र निकलने से रोकता है। ठीक है, रेनिन का काम क्या है? ये दूध का स्कंदन करता है। स्कंदन यानी क्या होता है? या कोगुलेशन। रक्त का थक्का सुना है? यानी ब्लड कोगुलेशन। तो मतलब वैसे ये दूध को जो है जमा देता है वहाँ पे, मतलब जमा रखता है ताकि आमाशय से शीघ्र निकलने से रोके, ताकि बच्चे को बार बार भूख ना लगे। क्लियर है? दूध वहाँ पे ही रहे। क्लियर है? समझ में आ गया क्या कि रेनिन किस पे काम करेगा? दूध पे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कैसिनोजन। दूध में एक प्रोटीन पाया जाता है जिसको हम लोग कहते हैं कैसिनोजन। तो वहाँ पे रेनिन काम करेगा और जो ये रेनिन है ये क्या करता है? तो ये जो रेनिन है ये कैसिनोजन को किस में कन्वर्ट करेगा? कैसीन में। फिर कैल्शियम आयन काम करेंगे और कैसीन किस में परिवर्तित हो जाएगा? कैल्शियम कैल्सिनेट में। इसलिए सुना होगा ना कि दूध में कैल्शियम होता है, कैल्शियम होता है, इसलिए तो ये दूध ऐसे टूटता है। फिर दूध में कैसिनोजन होता है, कैसिनोजन कैसीन में टूटता है और कैसीन किस में? कैल्शियम कैल्सिनेट में। चलो, इसके बाद नेक्स्ट एंजाइम की बात करें, लाइपेज। तो लाइपेज की बात करते हैं तो ये वसा अपघटनीय क्रिया करता है, यानी लिपोलाइटिक एक्शन। यानी लिपोलाइटिक एक्शन यानी लिपिड को तोड़ने का काम करता है। pH 5 पे काम करता है। अमलसीकृत वसा पर ही काम करेगा ये। ठीक है, अमलसीकृत यानी जो डाइजेशन और जिसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो गया हो। मतलब समझ में आ रहा है? एक वसा तो ये है कि आपने खाया तो इसका डाइजेशन नहीं करेगा, ये पेट में जाएगा, पहले इसको तोड़ा जाएगा, डाइजेशन हो जाएगा, फिर इसको अवशोषित भी कर लिया जाएगा और जो अवशोषित भी कर लिया जाएगा उसके बाद ये इमल्सिफाइड फैट को ही पर ही काम करेगा, बाकी किसी पे ये नहीं करेंगे। और शिशुओं में 25% वसा का क्या करता है? ये विघटन करता है। और हमारे इसमें तो वसा को तोड़ता ही नहीं है। किसको तोड़ता है? इमल्सीकृत वसा को। क्लियर है? जिसका डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन पहले से हो गया हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखने के लिए टाइम बताओ। 41। कितना हुआ है? 41। 8:41। चलो इसको देखते हैं। देख ले। देखो, तो बात करते हैं छोटी आंत।
छोटी आंत में पाचन की बात करते हैं तो डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो कुछ ये पढ़ा था कि अपन ने हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट, याद आया कि कुछ यकृत अग्नाशय नलिका द्वार पढ़ा था कि यहाँ से ये आपका आ गया स्टमक, या आ गया लीवर, तो इन दोनों का जूस जहाँ से जाता है एक नलिका से छोटी आंत में उसको कहते हैं हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं यहाँ से क्या होगा, अग्नाशय जूस निकलेगा, पित्ताशय जूस निकलेगा और आंत का अपना एक जूस निकलेगा। क्लियर है? चलो पहले तो बात करते हैं इंटेस्टाइन में पेशी स्तर पर कई तरह की गतियाँ उत्पन्न होती हैं जो भोजन को विभिन्न स्त्रावों में जो है अच्छी तरह से मिला देती है या अच्छी तरह से मिल जाती है और उसको पाचन क्रिया को क्या करती है, सरल बनाती है। तो देखो छोटी आंत की बात करते हैं तो अभी तक की कहानी क्या हुई थी, कहानी ये हुई थी कि यहाँ पे देखो ये क्या है, छोटी आंत बड़ी आंत। ठीक है, ये क्या है छोटी आंत और ये क्या है आपका आमाशय। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये लीवर है तो हम लोग बात करते हैं और यहाँ पे मुख है, मुख है। यहाँ पे हम लोगों ने बोला प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट हुई। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुई, खाना यहाँ पे तोड़ा गया, यहाँ से ग्रास नली में आया, ग्रास नली से फिर कहाँ आया, आमाशय में। आमाशय में हम लोगों ने देखा है कुछ हार्मोन होते हैं पेप्सिन वगैरह, इसको प्रोटीन को तोड़ दिया। अब यहाँ से ये खाना कहाँ आ गया, छोटी आंत। ठीक है, लेकिन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी थी अपन ने, यहाँ पे क्या होता है, अग्नाशय। तो ये अग्नाशय कुछ हार्मोन बनाएगा और लीवर कोई हार्मोन बनाएगा। ठीक है, और अग्नाशय ये अपना आमाशय से तो अभी डाइजेशन होके आ गया। तो ये जो अग्नाशय है और जो यहाँ पे क्या है आपका लीवर है, यहाँ से कोई ना कोई हार्मोन आएगा जो खाने में क्योंकि खाना इसके अंदर तो नहीं जाता है, लीवर और पेनक्रियास के अंदर खाना नहीं जाता है। ठीक है ना, यहाँ से ये जूस निकालते और मदद करते हैं। तो ये जो जूस निकाल के देंगे किसको, छोटी आंत को, क्योंकि अब खाना छोटी आंत में डाइजेस्ट होगा। तो यहाँ पे ये जो जाएगा किसके द्वारा जाएगा, तो ये जाएगा किसके, हिपेटो पेनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा। क्लियर है? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ये क्या है हमारा पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जिस एक पेनक्रियाटिक जूस है, दूसरा पित्त रस वही लीवर से निकलेगा और तीसरा इंटेस्टाइन जूस। तो पहले तो हम लोग अग्नाशय जूस के बारे में पढ़ते हैं कि यहाँ क्या क्या होता है। तो देखो एक होता है ट्रिप्सिनोजन की बात करते हैं तो यहाँ पे आंत म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित होता है जिसको इंटेरोकाइनेज कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है, इंटेरोकाइनेज ये इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, ट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिन यहाँ पे सक्रिय हो जाएगा यानी कि एक्टिव हो जाएगा। समझ में आया क्या हुआ? एंजाइम कौन सा है, ट्रिप्सिनोजन है। अब ट्रिप्सिनोजन की बात करते हैं तो आंत म्यूकोसा द्वारा स्त्रावित, जो आंत की म्यूकोसा है उसके द्वारा स्त्रावित क्या होता है, इंटेरोकाइनेज। तो जैसे ही इंटेरोकाइनेज यहाँ पे होता है तो ये ट्रिप्सिनोजन किस में परिवर्तित हो जाता है, ट्रिप्सिन में। क्लियर है यहाँ तक के? और अभी तक के क्या था, कहानी ये थी कि ये सारे लोग इनएक्टिव थे, ये सारे लोग इनएक्टिव थे। तो सबसे पहले तो ट्रिप्सिनोजन एक्टिव हुआ और ट्रिप्सिन में बदल गया। अब ट्रिप्सिन सक्रिय होकर मतलब इन सारे एंजाइम को क्या कर देता है, सक्रिय कर देता है। क्लियर? किसको, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टिडेज, एमाइलेज और न्यूक्लिक एंजाइम को। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं हम लोग। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे बात करते हैं स्टार्च। स्टार्च यानी कि हमारा हो गया पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो ये कार्बोहाइड्रेट है एक प्रकार से।
तो स्टार्च की बात करते हैं तो पेनक्रियाटिक एमाइलेज। अच्छा, अब ये इसलिए मैंने ये बताया इतना डिटेल में आपको डायग्राम बना के कि कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कि यहाँ पे बढ़ तो रहे हम लोग छोटी आते और पेनक्रियाज कहाँ से आया। पेनक्रियाज नहीं आया है, पेनक्रियाज का जूस आया है, क्लियर है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ठीक है। एमाइलेज और कहाँ पड़ा था, और कहाँ होता है एमाइलेज? कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन। हाँ, तो कहाँ पड़ा था, कहाँ होता कहाँ है एमाइलेज, रिलीज कहाँ से होता है? ये याद रखना, ये होता है लार से, एमाइलेज टाइलिन उसी को कहते हैं। तो ये याद रखना, ये कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का डाइजेशन करता है। तो स्टार्च का वहाँ पे कितने प्रतिशत हो गया था? 30%। बचा हुआ अब यहाँ होगा छोटे हाथ में। तो ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो है यहाँ पे काम करेगा। तो स्टार्च किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माल्टोज में। वहाँ पे भी माल्टोज में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया फैट, तो यहाँ पे पेनक्रियाटिक लाइपेज एंजाइम काम करेगा। तो फैट को तोड़ने के लिए लाइपेज एंजाइम काम करता है, जो इसको तोड़ देगा किस में? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इसके बाद न्यूक्लिक अम्ल बचा, तो यहाँ पे न्यूक्लियस एंजाइम काम करेगा, किस में तोड़ेगा? न्यूक्लियोटाइड में। फिर न्यूक्लियस एंजाइम काम करेंगे तो फिर किस में तोड़ देगा? न्यूक्लियोसाइड में, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रोटीन। अब देखो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, 1 मिनट, पहले कहानी क्या थी? प्रोटीन था। प्रोटीन किस में टूट गया था? पेप्टोन और प्रोटियोज में टूट गया था पहले ही। कहाँ पर? आमाशय में। आमाशय में टूट गया था। तो अब यहाँ पे ट्रिप्सिन या फिर काइमोट्रिप्सिन या फिर जो है कार्बोक्सी पेप्टिडेज एंजाइम काम करेगा और इसको किस में तोड़ देगा? ये डाई पेप्टाइड में, ठीक है, डाई पेप्टाइड में तोड़ देगा। चलो आगे देखते हैं। चलो अब आ गया पित्तरस, ठीक है। तो पित्तरस चलो पढ़ ही लेते हैं। पित्तरस देखो, तो पित्तरस टाइम कितना हुआ? 49। चलो तो 49 पढ़ लेते हैं फिर। पित्तरस, ठीक है। बाइल जूस। पित्तरस कहाँ पाया जाएगा? कौन बनाता है पित्तरस को? कौन बनाता है? पित्ताशय, यकृत। याद रखना है, कौन बनाता है? यकृत। तो यहाँ पे पहली बात तो एक कड़वा होता है, ठीक है। हाँ, पित्त जूस देखोगे तो कभी वो बकरा कटते देखा है किसी ने? तो वहाँ पे वो निकलता है और बड़ा कड़वा होता है, इसलिए वो उसको फेंक देते हैं। हाँ सर, मैंने तो सुना वो कुछ पीने में निकली देते हैं ना। हाँ, वो पीने के लिए तो वो और कुछ रहता है, वो पाया सूप कहते हैं उसको, पाया सूप। हाँ, पाया यानी वो हड्डियों के अंदर से वो जो निकलता है, पैर का जूस। हाँ, उसको पाया सूप कहते हैं, ठीक है। तो वो अलग होता है। लेकिन जैसे बकरा वगैरह काटते हैं, उसका पित्त रस जो होता है, ऐसा सुना है कि थोड़ा सा येलो कलर का होता है वो, तो वो रहता है, तो वो बहुत कड़वा रहता है, तो उसको निकाल के फेंकते हैं, वरना किसी को खाने में आ गया तो वो उल्टी कर देगा। हाँ, इसीलिए वो बाइल जूस को निकाल देते हैं। तो बहुत कड़वा होता है। इसके बाद पित्ताशय में संचित होता है। याद रखना है, यकृत में बनता है लेकिन संचित होता है ना, स्टोरेज होता है। यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पित्त वर्णक की बात करते हैं। पित्त वर्णक की बात करते हैं तो बिलिरुबिन एवं बिलिवर्डिन यहाँ पे पाया जाता है। अभी किसी की तबीयत खराब हुई होंगी ना, तो रिपोर्ट पढ़ा करो, यही बड़ी आते हैं, बिलिरुबिन बिलिवर्डिन। सुना है? हाँ जी, बरसा जी तबीयत खराब थी ना, रिपोर्ट देखना, उसमें बिलिरुबिन बिलिवर्डिन बड़ा होगा। हाँ, तो देखा ही नहीं तो देखा करो। तो ये जो है, जो बाइल जूस है, जो लीवर है, वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है कई बार, कि जो खाना प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है या बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से ये बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन जो है ये क्या हो जाते हैं, ये अच्छा वो पित्त वर्णक है। ये पित्त के वर्णक यानी होता है कलर, और ये अधिकतर किस में दिखाई देगा? जिसको पीलिया हो जाएगा, जिसमें पीलिया हो जाता है, आँखें पीली हो जाती है वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, तो यही कलर जो है ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। चलो, तो बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन की बात करूँ तो मानव में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, इसमें पित्त लवण होते हैं और कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता, ये याद रखना है। जो बाइल जूस होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता, सिर्फ वर्णक होते हैं, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन। वसा के इमल्सीकरण में मदद करता है, ये याद रखना। अभी अपन ने बात करी थी कि जो लिपिड होता है,
हम लोगों ने बात करी लिपिड यानी कि वसा। तो अभी कौन सा एंजाइम काम करता है वहाँ पे? लाइपेज। तो लाइपेज कभी भी वसा को नहीं तोड़ता है, इमल्सीकृत वसा को तोड़ता है। तो ये पित्त रस यहाँ पे मदद करता है। तो ये बहुत छोटे उसको मिसल कणों में तोड़ता है। देखो पहले तो फैट है, जैसे फैट है, फैट का आपको केक की क्रीम में मिल जाएगा, इसलिए बोला जाता है ज़्यादा केक नहीं खाना, केक की क्रीम नहीं खाना ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो इसका तो डाइजेशन हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, फिर इसको कहते हैं इमल्सीकृत वसा। क्लियर है? तो उस पर लाइपेज काम करेगा, और यहाँ पे ये इमल्सीकृत जो वसा है फिर ये किस में टूटेंगी? मिसल कणों में। क्लियर है? तो उसको तोड़ने के लिए यहाँ पे बाइल जूस काम करें, मतलब मदद करेगा। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पे पित्त लवण की बात करिए, या आंत में अवशोषित होकर वापस यकृत में पहुँच जाते हैं। ठीक है, ये पित्त लवण जो है या आंत में अवशोषित होकर वापस यकृत में पहुँचते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन। और ये पित्त के स्त्रावन को क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं, यानी पित्त के स्त्रावन को, यानी पित्त रस जो हो रहा है उसको बोलते हैं कि और रिलीज करो, उसको स्त्रावित करता है। इसे कहते हैं कोलेगॉक क्रिया। क्या कहते हैं? मेरे को लग नहीं रहा कि एनसीईआरटी ने दिया होगा, ये आउट ऑफ एनसीईआरटी ही होगा। तो ये कोलेगॉक क्रिया इसको हम लोग कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक के? तो इसको कहते हैं इंटेरोहिपेटिक सर्कुलेशन। क्लियर है यहाँ तक के? चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, बाकी तो हम लोग कल देखेंगे, मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ठीक है, ये दो ही कलर की वजह से, यूरिन में जो कलर आता है, ब्लड में जो कलर आता है, और उसके बाद हमारी बॉडी में जितने भी जो कलर आते हैं, जो है जब आप टैंक खाली करने जाते हो तो कलर आता है, अलग अलग कलर आता है, यूरिन का अलग अलग कलर आता है। तो वो किसकी वजह से आता है? बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन की वजह से। पीलिया हो जाता है, शरीर पीला पड़ जाता है, तो वो इनकी वजह से होता है। ये कम ज़्यादा वगैरह कुछ होता है तो ये सारी चीज़ जो है इन्हीं की वजह से होती है। क्लियर है? तो ये याद रखना है। चलो, तो बाकी हम लोग पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। अब बच गया, देखो हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोगों ने देखो पित्त रस देख चुका, पित्त रस देख लिया है, और पेनक्रियाटिक जूस भी देख चुके हैं। अब खुद का छोटी आंत के अंदर क्या क्या जूस निकलते हैं वो हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कोई डाउट तो नहीं है इसमें? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।